एक कड़ा मुकाबला राजस्थान में नागौर की सीट पर देखने को मिलेगा, जहां जो बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें ज्योति मिर्धा का नाम है। ज्योति मिर्धा जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हो। ये जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देखेंगे मैम, और किस तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी टफ सीट है, तो इसको किस तरीके से आगे क्या आपने योजना बनाई है इसके लिए? देखिए, टफ तो मैं नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि अभी तक बिसात पूरी बिछी नहीं है। और मुझे लगता है कि पिछले 3 बार से जो नागौर की सीट है वो बीजेपी के खाते में गई थी, समीकरण जो भी रहे थे। लेकिन आज भी समीकरण जो है वो हमें लगता है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी का काफ़ी अच्छा होल्ड है, और जाट जो काफ़ी है वहाँ पर वोटर, तो इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ कि अगर हनुमान जी हैं तो जाटों के वोट उनको जाएंगे। हम भी जाट हैं, उसी कम्युनिटी से आते हैं, और हमारे बाप दादाओं ने भी वहाँ पर सेवा दे रखी है लोगों को, लोग हमारे पक्ष में रह चुके हैं। तो ये जो आम धारणा है कि भाई वहाँ पर हनुमान जी का बहुत ज़्यादा कोई प्रकोप है, मैं कहूँगी, तो ऐसी बात नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि आरएलपी जो एक पार्टी थी वो एक प्रायोजित पार्टी थी। आज भी हनुमान बेनीवाल जी ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस से किस तरीके से उनके सामने खिमसर में कैंडिडेट कमज़ोर दे दिया जाए, किस तरीके से नागौर के अंदर किस कैंडिडेट को दे दिया जाए। तो वो अभी भी इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरह मैं समीकरण जो है वो अपने पक्ष में कर लूँ। और जो अभी हाल ही के अंदर जो उनकी यात्रा थी, सत्ता संकल्प परिवर्तन कुछ था वो, मतलब हमें तो यही पता है कि वो हमेशा सत्ता के पीछे ही भागते हैं। तो जो वो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो जो यात्रा रही है वो इतनी ज़ोर से विफल रही है कि जहाँ देखेंगे उनका विरोध हुआ है। यहाँ जहाँ पे उनको जो जिस तरीके का पहले हम कभी सुना करते थे उस तरीके का पब्लिक के अंदर माहौल भी नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ज़रूर ये शंका होगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हमारी खुद की सीटें जो है वो 3 से भी घट करके और 0 पे आ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आरएलपी की जो कथनी करनी का जो फ़र्क है वो पब्लिक समझ चुकी है। लेकिन मुस्लिम वोट भी हैं काफ़ी, तो उनको किस तरीके से देखें, क्योंकि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस का ही माना जाता है। ये तो कहने की बात है, जब बीजेपी की तरफ हबीब साहब खड़े हुए थे तो बीजेपी के अंदर भी वहाँ पे वोट दिए थे। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे जातिगत तरीके के तौर के ऊपर कोई बांटा जाएगा। जो वोटर है वो समझदार हो चुका है, हेडक्वार्टर की सीट है, इम्पॉर्टेंट सीट है, और लोग उसका महत्व समझेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट आ जाएंगे तो भी जो पक्ष में रहेगा समीकरण वो बीजेपी के पक्ष में रहेगा, और हम वहाँ से सीट निकाल करके जाएंगे। अच्छी जो लिस्ट आई है अभी, जो 83 नाम अभी आए हैं, और एक एक पहले लिस्ट आई, तो काफ़ी बड़ा जो है विरोध देखने को मिल रहा था, जो कैंडिडेट से आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। तो क्या लगता है कि ये किस तरीके से लिस्ट, इसको किस तरीके से देखते हैं जो कैंडिडेट्स है इसमें? देखिए, पहली वाली जो लिस्ट थी उसके अंदर एक विशेष थी कि वो ऐसी ऐसी सीट थी जहाँ पर ज़्यादातर सीटों को भाजपा ने हार रखा था पिछले चुनावों के अंदर। तो कुछ जगहों पे लोगों की उम्मीदें होती है कि भाई हमें टिकट मिले, हमें टिकट मिले, और टिकट तक सही है कि सब लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, वो एक तरीके से सही है। लेकिन समय से बीजेपी ने उसको बड़े तरीके से निकाला, पहली लिस्ट को। जो उसके अंदर जो असंतुष्ट गुट था उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उनको समझाने की कोशिश करी, उनको वापस से बीजेपी की तरफ लेकर आने का प्रयास किया। और अब उन्होंने बड़े टैक्टफुली सेकंड लिस्ट निकाली है, और इतनी अच्छी लिस्ट बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाली लिस्ट बता रहे थे कि 100 से ऊपर कैंडिडेट्स की लिस्ट आने वाली थी, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद में वो सिर्फ 33 ही लोगों की लिस्ट निकाल पाए। तो ये आपको बताता है कि बीजेपी ने इसके पीछे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करी है और लिस्टें अपनी निकाली है। और जो माहौल है वो हर आदमी ये कहता है कि चाहे पहली लिस्ट हो चाहे दूसरी लिस्ट हो, बीजेपी की बहुत अच्छी, ओवरऑल बहुत अच्छी। इक्के दुक्के केसेस तो सभी जगह हम देखते रहते हैं। लेकिन जो 41 नामों की जो लिस्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे, उन्हें जो है पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। इस लिस्ट में काफ़ी उनके नामों को जो है रखा गया है। ये तो एक लोगों को कहने की बात होती है। जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं सर्विस के आधार पे, जिन लोगों ने सब पीछे अच्छा काम कर रखा होता है, कई बड़े नामों को उतारा गया, जो सांसद थे उनको उतार करके विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो वो जो माहौल है वो बड़े लीडर्स के आने से पार्टी के पक्ष में बनता है। तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जो उसका इंटेंडेड रिजल्ट था वो हम देखने को हमें मिल रहा है। और अब ये सेकंड लिस्ट आई है, उसके बाद में वो सारी जो लोग जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि भाई इनको एडजस्ट नहीं किया गया, उनको एडजस्ट नहीं किया, अब वही बात बिल्कुल 180 डिग्रीज टर्न करके कह रहेंगे नहीं सब, अब सब अकोमोडेट हो गए। तो ये तो एक मेरा ख्याल लिस्ट के परसेप्शन है। बाकी ओवरऑल बड़ी अच्छी लिस्ट निकाली है, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, और मुझे लगता है अच्छे से जीत करके आएंगे। आप कांग्रेस से बीजेपी में आए तो क्या लग रहा था आपको कि यहीं से सीट, जो नागौर की सीट है या डेगाना की सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा आपको? किस पर से?
नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे कोई आने की कोई कंडीशन नहीं थी बीजेपी ज्वाइन करने की। तो मेरा ख्याल लीडरशिप को कहीं ना कहीं लगा होगा कि भाई विधानसभा का चुनाव लड़ाने से माहौल अच्छा बनता है, या उनको लगा होगा कि भाई मेरे लड़ने से पार्टी को फ़ायदा होता है। तो पहले नाम चल रहा था शायद खीमसर से, और उसके बाद में नाम चल रहा था नागौर से। हमने कहा कि जहाँ से पार्टी भेजेगी हम तैयार हैं। पार्टी ने नागौर से टिकट दिया, मोस्ट वेलकम। हम 156 का क्लेम कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी पहले लिस्ट तो निकाले 156 की, अभी तक तो 33 की लिस्ट निकल पाई है। कई दिन हो गए, बीजेपी ने 2 लिस्ट निकाल दी हैं। मुझे लगता है बाकी लिस्ट भी निकल जाए, उसके बाद में ऐसे क्लेम करे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि योजनाओं के सारे वो जीतने की जो है बात करते हैं। एक उनकी जो प्रचार प्रसार की जो कंपनी है डिज़ाइन बॉक्स, उसको भी काम दे दिया गया है, जिससे राहुल गांधी भी काफ़ी नाराज़ थे। डिज़ाइन बॉक्स के ऊपर किस तरीके के आरोप लगे हैं ये आप भी जानते हैं अभी हाल ही के अंदर, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। और रही बात जो योजनाएं और जो फ्रीबीज़ या गुडीज़ जो बांट रहे थे पिछले कुछ समय से, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज की तारीख के अंदर जो खजाने हैं वो खाली पड़े हैं। सरकार के पास में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर एक महीने के अंदर 3000 करोड़ रुपए नहीं देते तो हमारा जो डिस्कॉम है वो बैंकरप्ट होकर के ब्लैकआउट की तरफ जा सकता है। सरपंच जो है मेरे क्षेत्र के अंदर, उन लोगों के जो पेमेंट होनी थी वो पेमेंट उनकी वापस नहीं दी गई है उन लोगों को जो काम वो नरेगा में करवा चुके हैं। तो दिखाना और एक्चुअल होने में बहुत फ़र्क होता है। और अगर आपके पास में इतना बजट नहीं है तो टेम्परेली तो आप कुछ भी उधारी करके या किसी भी तरीके से करके माहौल अपने पक्ष में बना लेते हो, लेकिन उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा। और जो फ्रीबीज बांटने का काम था वो पब्लिक समझ चुकी है कि ये भाई आखिरी चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पक्ष बीजेपी का रुझान है लोगों का, और बीजेपी की सरकार आएगी अच्छे मतों के साथ में, अच्छे कैंडिडेट्स को अच्छी लीड के साथ में, अच्छे जिसको कहते हैं जो समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से बीजेपी सरकार बनाएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन योजनाओं का दावा करें, लेकिन योजनाओं का लाभ तो जब से आचार संहिता लगी है तो लोगों को मिलना ही बंद हो गया अब तो इसीलिए मैंने कहा कि वो टेम्परेरी चीज़ थी, और वो एक झुंझुना सा दिखा दिया था पब्लिक को। लेकिन पब्लिक को जो लास्टिंग चीज़ें होती है वो याद रहती है। आज अगर महिलाएं हैं या जो हमारे युवा हैं साथ में, जिनके पेपर लीक के इतने मुद्दे सामने आप अभी देख रहे हैं, इवन आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल जी बड़े बड़े दावे किया करते थे कि पेपर लीक के अंदर ये करूँगा वो करूँगा, उनकी पार्टी के खुद के लोग, इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटोग्राफ भी देखी थी कि जो हनुमान बेनीवाल जी के साथ में जो पेपर लीक के जो सरगने हैं, जो सुरेश ढाका जी हैं, वो उनके साथ में उनके ऑफिस में बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये घालमेल ज़रूर है। और मैं बीजेपी के अंदर भी यही कहूँगी कि सरकार जब हमारी आती है तो इसके अंदर पूरी जांच करके एक एक इंसान जो दोषी है, जिसकी वजह से हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाई ठीक से, वो उनको सबको दे शुड बी टेकन टू टास्क। 4-4.5 साल जो लड़ाई चली अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, अचानक से बयान आता है सचिन पायलट का, वो कहते हैं कि अशोक गहलोत और हमारी मोहब्बत एक मिसाल है। हाँ, ये तो मिसाल सी बन गई है, सारी दुनिया के अंदर इसकी जगह साई हो रही है। और जब चुनाव की बात आती है तो गहलोत साहब चाहते हैं कि सचिन पायलट जी के लोगों को टिकट ना मिले, और सचिन पायलट जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के टाइम पर जब सहयोग करा था गहलोत साहब का, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक अंदर खाने इनकी जो आपसी लड़ाई है उसका भी कहीं ना कहीं पब्लिक को पता है कि असलियत क्या है। और आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी, ज़ोरों से आएगी। 2023 के अंदर विधानसभा में आएगी, 2024 के अंदर केंद्र के अंदर सरकार बनाएगी बीजेपी, इस पर कोई नहीं रोक सकता। 156 का क्लेम कर रहे हैं अशोक गहलोत, आपकी तरफ से क्या लगता है किस तरीके से कितनी सीटें जो है बीजेपी की आएंगी? देखिए, पहले तो टिकट जारी होने चाहिए, मतलब मैं उससे पहले कोई दम भरूं उसके अच्छी बात नहीं होगी वो। और जो अभी रुझान दिख रहे हैं जो पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट के बाद में बीजेपी के अंदर, तो उससे तो लगता ही है कि बीजेपी बड़ा सोच समझ करके अपने टिकट्स दे रही है, अच्छे कार्यकर्ताओं को दे रही है, अच्छे लीडर्स को दे रही है, माहौल बनाने का काम कर रही है। और जो एक मोदी जी का एक उन्होंने बोला था कि भाई झंडा बीजेपी का होगा और चुनाव चिन्ह जो होगा वो कमल के फूल का होगा, तो वो चीज़ कारगर साबित होती दिखाई दे रही है कि हर एक आदमी जो है वो सिर्फ माइंड में एक कमल के फूल का जो चिन्ह है उसको लेकर के चल रहा है और बीजेपी की सरकार बनाना चाहता है 2023 में। लेकिन गहलोत साहब के 2 मंत्री हैं, एक तो शांति धारीवाल है, महेश जोशी, वो भी क्लेम कर रहे हैं टिकट के लिए, हालांकि आलाकमान तो उनसे नाराज़ है। दूसरा जो है जाहिदा खान, उनका कल जो है काफ़ी विरोध हुआ, एक बार फिर से ऑब्जर्वर जो है भेजे गए, हालांकि रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी उनकी, उसके बाद जो है उनकी गाड़ी पर जो है पथराव किया गया। इसको किस तरीके से, क्या टिकट कटना चाहिए ऐसे लोगों का?
देखिए वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, जैसा वो करना चाहेंगे वो करेंगे, पर मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। जो भी चैलेंजेस कांग्रेस आगे दे सकती है उसके लिए बीजेपी उनसे बेटर प्रिपेयर्ड है आज की तारीख में। लेकिन दोनों पार्टियों में जो ये विरोध हो रहा है, जो जिनको टिकट नहीं मिल रहे हैं, तो इससे क्या मतलब कुछ फर्क पड़ेगा इससे? कोई समय रहते अगर लिस्टें निकल जाती है तो आप उस जो विरोध होता है या जो असंतुष्ट गुट होता है उसको आपको समय मिल जाता है उनको संतुष्ट करने का कि भाई आगे कोई सरकार आएगी तो हम आप लोगों को कहीं एडजस्ट करेंगे, कहीं अकोमोडेट करेंगे, आगे छोटे बड़े चुनाव हो रहेंगे। पर अगर चुनाव जैसे बीजेपी ने करा था वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, जहां वो चुनाव हारे हुए थे 39-41 सीटों के ऊपर उन्होंने पहली लिस्ट जारी करी, तो जो भी वहाँ पे असंतुष्ट गुट था उनको संतुष्ट करने का समय मिल गया और उसके बाद उन्होंने सेकंड लिस्ट जारी करी, जिससे जो माहौल है वो उनके पक्ष में हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सिर्फ 33 लोगों की, जो कि ज़्यादातर सिटिंग है या नहीं है, उनकी जारी करी है। तो अगर वहाँ वो टिकटें काटेंगे या कुछ करेंगे तो माहौल लास्ट के अंदर खराब होगा। तो मुझे लगता है उस चीज़ का फ़ायदा भी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो नागौर से आपका नाम आ गया है, अभी कांग्रेस का भी नाम अभी जो है बाकी है, आरएलपी का भी नाम बाकी है, तो कितना आप जो है एक्सपेक्ट करती हैं, कितने मतों से जीतेंगे आप, जीत का दावा करते हैं? ये तो कहना जल्दी होगा, इसके बारे में हम तो ये कहते हैं कि भाई कोई भी चुनाव को आदमी को सीरियसली लेना चाहिए और हम भी ऐसा ही करेंगे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जो रुझान दिख रहा है कि जब से टिकट जारी हुआ है तब से फ़ोन की बैटरी 2 बार मुझे चार्ज करनी पड़ गई है, तो वो एक रुझान बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है। ठीक है मैम, ये थी मेरे साथ ज्योति मिर्धा दी, जो कि नागौर से कैंडिडेट हैं बीजेपी की। इन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि जीत इन्हीं की होगी। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अशोक गहलोत के जो दावे हैं 156 सीटों के, वो कहीं ना कहीं जो है फेल होते नजर आ रहे हैं और जो अगली सरकार है वो भाजपा की बनेगी। मेरे से योगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9।